जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार जबरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीयू ज्ञान मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, जिसके हम प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। कौन से जो हमारे क्वेश्चन जो होते हैं एक या दो नंबर के होते हैं, एक दो नंबर के होते हैं। कौन से क्वेश्चन जो मैं डेफिनेशन के रूप में करने होते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इस वर्ष के लिए, क्योंकि पहले वर्ष तो पूछे नहीं गए थे, लेकिन हो सकता है इस साल पूछे जाए, क्योंकि बाजा क्वेश्चन प्रतिवर्ष पूछा जाता है। तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन होते हैं कैसे डेफिनेशन से रिलेटेड, जैसे प्रतिस्थापन की समाकलन की परिभाषा होती है, समाकलन की परिभाषा होती है, दो फलनों गुणनफल का समाकलन का सूत्र होता है, और निश्चित समाकलन के गुण लिखो। इस प्रकार के हमारे पास क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन बाजी दफ़ा 5 से 6 नंबर के पूछे जाते हैं, रेगुलर टू कंटिन्यू। ठीक है, तो इसी के साथ इन क्वेश्चन को हम आज करेंगे। इसलिए आज हमारे इस पार्ट में प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हम इन क्वेश्चन को करेंगे। तो वक्त का जाना करते हैं, इन क्वेश्चन को हम करते हैं स्टार्ट। इस पार्ट में हमने लिया पहला क्वेश्चन, समाकलन की परिभाषा लिखो। और इन क्वेश्चन को हम चैप्टर वाइज करेंगे। किस प्रकार करेंगे? चैप्टर वाइज। जो मैं क्वेश्चन क्या दिया है, समाकलन की परिभाषा लिखो। कौन से क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था? ये 2018 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन हमसे पूछा गया था एग्जाम में। तो हो सकता है इस वर्ष भी पूछ लिया जाए समाकलन की डेफिनेशन क्या होती है। तो क्या होती है डेफिनेशन? यदि कोई एफ एक्स का यदि एफ एक्स कोई फलन हो जिसका अवकल गुणांक कितना होता है एफ एक्स से दिया जाता है, तो एफ एक्स को एफ एक्स का समाकलन कहा जाता है। यानी कि जो उसको एफ एक्स होता है ना हमारे पास, और उसको समाकलन करके रूप में इसका अवकल गुणांक के रूप में करके आएगा, एफ एक्स का समाकलन कहा जाता है। यानी कि इसका ये समाकलन कहा जाता है। तथा समाकलन प्राप्त करने की विधि समाकलन कहलाती है। ठीक है, क्या कहती है यह विधि समाकलन करने की समाकलन कहलाती है। ठीक है, तो इसके अगर इसमें एक लाइन और ऐड करता हूँ मैं, जैसे कि प्रतीक के रूप में किसे डिनोट करेंगे, इसे मैं लिख लेता हूँ, इसे प्रतीक रूप में निम्न लिख लेता हूँ नीचे, यानी कि निम्न प्रकार से व्यक्त कर लिया किया जाता है। जैसे कि समाकलन का डायरेक्ट चिन्ह होता है हमारे पास, फिर कैसे ये हमारे पास कोई फलन होगा और उसका समाकलन होगा, और उसका क्या निकल आएगा हमारे पास, ये गुणांक, यानी कि समाकलन का गुणांक निकल आएगा, जिसे हम कैपिटल एफ और एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम अगर यहाँ पर लिख के आते हैं अपने क्वेश्चन पेपर में यहाँ तक का आंसर, तो हमें फॉलो ऑफ नंबर मिलेंगे। तो इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? मैं इस क्वेश्चन में इस पार्ट में प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की परिभाषा लिखो। किसकी परिभाषा लिखनी है? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की परिभाषा। अरे क्वेश्चन हमसे 2017 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो उसकी परिभाषा कैसे क्या होगी? कुछ फलनों का समाकलन ज्ञात करने के लिए उन्हें उचित प्रतिस्थापन द्वारा मानक रूप में लाना पड़ता है, और फिर उचित प्रतिस्थापन द्वारा मानक रूप में लाकर समाकलन ज्ञात करने की यह विधि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के नाम से जाना जाती है या जानी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन सूत्र लिखो। क्या लिखना है? दो फलनों के गुणनफल का समाकलन सूत्र, जो हमारे खंडक समाकलन के चैप्टर में यूज होता है फॉर्मूला। ठीक है, और यह क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर 2017 में पूछा गया था हमसे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2017 में पूछा गया, ये भी 2017 में, और उससे ऊपर क्वेश्चन वो भी 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है? गुणनफल का समाकलन सूत्र निकला है दो फलनों के। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, माना दो फलन, इस प्रकार मैं सिर्फ सपोज कर रहा हूँ फॉर्मूला बनाने के लिए। माना फलन u और v है। क्या u और v है? ये फर्स्ट फलन हो जाएगा, ये सेकंड फलन हो जाएगा। होने के बाद जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? फॉर्मूला क्या बनेगा? तो यहाँ पर u इंटू वी और x के रेस्पेक्ट में इसका समाकलन हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे जब इसका समाकलन का सूत्र बनेगा, किस तरह बनेगा? जो फर्स्ट फलन है हमारे पास u, इसको एज इट इज लिखा जाता है, और फिर सेकंड का समाकलन होगा, फिर माइनस, फिर पूरे का समाकलन, और फर्स्ट का अवकलन। किसका? एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा सब चीज़, समाकलन भी और अवकलन भी। फर्स्ट क्या था हमारे पास? u, तो u का अवकलन, फिर इसके अंदर ही फिर किसका समाकलन? सेकंड पर्सन यानी कि v का, इंटू वी इंटू डी एक्स। तो इस प्रकार हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। तो इसका अवकलन करके कुछ आएगा और उसका समाकलन कैसे कुछ करके आएगा, तो फिर उसको दोबारा से फिर समाकलन कर जाएगा, क्योंकि बड़ा समाकलन इनका कर जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। किसका? दो फलनों के गुणनफल का समाकलन का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये इसने इस क्वेश्चन ने पूछा है, इनके दो फलनों के गुणनफल का समाकलन का सूत्र बताओ, वही हमने ये बता दिया है। ठीक है, इसी के साथ करते हो और आगे क्वेश्चन।
तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ, क्या दिया है, निश्चित समाकलन की परिभाषा लिखो। किसकी, निश्चित समाकलन की। और यह क्वेश्चन हमें 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया था, ठीक है। तो उसकी निश्चित समाकलन की परिभाषा क्या होगी, जब किसी फलन का समाकलन दिए गए किन्हीं दो निश्चित सीमाओं के लिए किया जाता है। जब किसी फलन का समाकलन किन्हीं दिए गए किन्हीं दो निश्चित सीमाओं के लिए किया जाता है तो उसे निश्चित समाकलन किया जाता है। जैसे कि हमारे पास कोई फलन एफ एक्स होगा, ठीक है, फलन एफ एक्स होगा और उसका समाकलन 0 to a लिमिट होगी हमारे पास, तो उस ए के इसके लिमिट के अंतर्गत ही उसका समाकलन कर पाएंगे, यानी कि किन्हीं निश्चित सीमाओं के अंतर्गत किया जाने वाला समाकलन निश्चित समाकलन क्या लेता है, ठीक है। यही डेफिनेशन में इसने बात कही हुई है, ठीक है। और ये हमें लिखनी थी बात, जिससे हमें पूरे नंबर क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे, ठीक है। उसके साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5, क्या दिया, निश्चित समाकलन के कोई दो परगुण लिखो। जो क्या करना है, निश्चित समाकलन के कोई गुण या परगुण लिखो, जिसे हम प्रॉपर्टीज कहते हैं। निश्चित समाकलन के क्वेश्चन में इन प्रॉपर्टीज का यूज करके और उसके क्वेश्चन को हल करते थे हम, ठीक है। और जो क्वेश्चन दिया हमें 2017, 18, 19 में 3 साल लगातार क्वेश्चन यह पूछा गया है और हो सकता है इस वर्ष भी यह क्वेश्चन पेपर में आ जाए, ठीक है। तो इसमें हमें क्या लिखना है, दो परगुण लिखने, दो प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो जैसे कि मैं आसान दो प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे हमारे पास कोई फलन है, फलन एफ एक्स और उसका समाकलन, ठीक है, और लिमिट उसकी 0 to a मान ली मैंने, कितनी मान ली, 0 नहीं, a to b मान लेता हूँ, a to b। तो उसका जब समाकलन करेंगे प्रॉपर्टी को यूज करके, इसकी लिमिट चेंज करनी है, तो हमारे पास क्या होता है, फलन माइनस में हो जाएगा। फलन एफ एक्स अपने ऊपर के नीचे आ जाएगा, नीचे के ऊपर चले जाएगा, तो b to a हो जाएगा, लेकिन फलन हमारा माइनस में हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी हो जाती है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाती है हमारे पास, दूसरा गुण क्या हो जाता है, जैसे कि हमारे पास फलन है हमारे पास कोई कैसा, जैसे कि एफ एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। अगर मैं यहाँ पर 0 to a हमारे पास लिमिट होगी, कितनी, 0 to a, तो इसका हम क्या करते हैं, जो एंगल होता है ना इसका एफ एक्स का, तो उसमें अपर लिमिट में से माइनस कर लेते हैं, जैसे कि एफ ए माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, तो 0 to a रहेगी हमारे पास लिमिट, ठीक है। इस प्रकार हमारे पास ये सेकंड प्रॉपर्टी हो जाती है इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो हमने दो आसान प्रॉपर्टीज आपको लिख के दिखा दी है, तो इसके साथ आप इसको कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत ही आसान तरीका क्वेश्चन है, जिसे हम एक नंबर के क्वेश्चन को कर रहे हैं आज, ठीक है। हो सकता है इस साल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हमारे पास 4 से 5 क्वेश्चन के रूप में आ जाए, जिससे आपके 5 नंबर से कम बन जाए, ठीक है। तो इसके साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, वो भी इसी प्रकार के क्वेश्चन है। तो अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घवृत्त से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हमें, दीर्घवृत्त की परिभाषा लिखो। किसकी, दीर्घवृत्त की। तो क्वेश्चन में 2017 में पूछा गया था। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दीर्घवृत्त ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है जिनकी दो निश्चित बिंदुओं से दूरी का योग सदैव अचर रहता है। जिनकी दो निश्चित बिंदुओं से दूरी का योग सदैव अचर रहता है। अचर मतलब कोई उसमें एक्स और वाई जेड करके उसमें कोई इस प्रकार का दूरी नहीं होगी, ठीक है, वो हमेशा अचर रहेगी। जैसे कि या तो ए होगी या बी होगी या 1 2 4 5 वगैरह संख्या ही होगी, तो वह अचर राशि होती है, ठीक है। तो कैसे हो गया, उनका योग सदैव अचर रहता है। तथा इस निश्चित बिंदुओं को दीर्घवृत्त की नाभ्या भी कहते हैं। जो बिंदु हो गए ना, बिंदु होंगे निकल आएंगे, तो इस निश्चित बिंदुओं को भी, इन बिंदुओं को दीर्घवृत्त की नाभ्या भी कहते हैं, ठीक है। यह दीर्घवृत्त की डेफिनेशन हो जाती है, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन करके हमारा क्वेश्चन नंबर पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7, क्या दिया, रेखा की द्विभुजाएं से क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन पेपर 2017 में पूछा गया था, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, यदि कोई सरल रेखा ए बी अक्ष हो तो ओ एक्स और ओ वाई तथा ओ जेड की धनात्मक दिशाओं से क्रम से अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, तो ये कोण ए बी के द्विकोण कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमें द्विकोण पता होंगे, जब जाएगा उसके हम द्विकोजा बता पाएंगे। तो द्विकोण निकालने के बाद इन कोणों की जो द्विकोजाएं अर्थात जो कोजाएं होंगी ना इन कोणों की अल्फा बीटा गामा की, तो क्या होगी में अर्थात कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, इनकी द्विकोजाएं कहलाती है। किसकी, इनके कोणों की, ये क्या कहलाती हैं, द्विकोजाएं। कौन से, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। कोण क्या होगा हमारे पास, अल्फा बीटा गामा हो गए, लेकिन इनमें कोस ऐड करने से हमारे पास ये द्विकोजाएं बन जाती है। तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा इनकी द्विकोजाएं कहलाती है और इन्हें सामान्यतम LMN से डिनोट करते हैं, ठीक है, LMN से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ अब करते हैं नेक्स्ट। और आपको शायद तो मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। इधर क्या होता है इसका डायग्राम, इस प्रकार हमारे पास इस प्रकार चतुर्थांश होता है, ऐसा होगा। तो हमारे पास ये कौन सा एक्स अक्ष है, यू एक्स अक्ष हो गया और यू जेड, इसको वाई मान लेता हूँ मैं, वाई एक्स हो गया। अब इसी के साथ अब हमारे पास एक रेखा होगी, कौन सी, इस प्रकार कोई बिंदु आ रहा हमारे पास, ये पी है और ये पी डैश, और यहाँ पर हमारे पास एक सरल रेखा आ रही है, कौन सी, ए टू बी, जिसे मैंने यहाँ पर लिखा है एक बी ए बी सरल रेखा है, ठीक है। ए टू बी सरल रेखा हमारे पास यहाँ पर कौन सा बिंदु होता है, ये ओ होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये एंगल बीटा बन जाएगा, बीटा बनेगा। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, सॉरी दूरी बोल रहा हूँ, एंगल वो होता है हमारे पास अल्फा,
ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होता है गामा। तो इसी के द्वारा जब इधर से इधर चल रही है हमारे पास एंगल एक घूम रहा है, तो कौन सा है, धनात्मक दिशा की ओर जा रहे हैं हम, तो अल्फा बीटा गामा मिल रहा है हमें, ठीक है। अब इसी के साथ क्या कहते हैं इसको हम, इस प्रकार हमने कर लिया इसको क्वेश्चन। सिर्फ हमने डायग्राम तो बना के नहीं देखा ना, सिर्फ हमें डेफिनेशन लिखनी होगी क्वेश्चन में। यदि कोई सरलेखा ए बी एक्स ओ एक्स वाई ओ वाई तथा जेड के धनात्मक दिशाओं से क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाते हैं, तो ये कोण ए बी के दिव्य कोण कहलाते हैं। ए बी के दिक कोण कहलाते हैं, यानी कि इसके जो ए बी है ना सरलेखा या इसके दिक कोण कहलाएंगे। और इन कोणों की दिक कोज्जाएं अर्थात जिन कोणों की द्विकोज्जाएं होंगी क्या होंगी में, अर्थात कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, इनकी द्विकोज्जाएं कहलाती है, यानी कि कोणों की ही द्विकोज्जाएं कहलाते हैं, ठीक है। तो और इन्हें जिससे हम एल एम एन से डिनोट करते हैं या व्यक्त करते हैं। तो इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या, परवलय की परिभाषा लिखो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परवलय की परिभाषा लिखो, जो 2018 में पूछा गया था। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, परवलय एक ऐसा वक्र है जिसमें वक्र पर प्रत्येक बिंदु एक अम्य बिंदु जिसे फोकस या नाभि कहते हैं, अम्य बिंदु मतलब जिसे फोकस या नाभि कहा जाता है, ठीक है, और एक सीधी रेखा जिसे डायरेक्ट्रिकस कहा जाता है से समान दूरी पर होता है। जो हमारे पास बिंदु होगा ना वो जो वक्र पर होगा, तो जैसे जिसे प्रत्येक बिंदु एक अम्य बिंदु जिसे आप फोकस या नाभि कहा जाता है, और एक सीधी रेखा जिसे डायरेक्ट्रिकस कहा जाता है से समान दूरी पर होता है, और वह परवलय कहलाता है, ठीक है। तो परवलय कहलाता है। उसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इतनी डेफिनेशन होने के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, उसको करते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9 क्या दिया है, समतल का अंतःखंड रूपों के समीकरण को लिखो। क्या लिखना है, समतल का अंतःखंड रूपों के समीकरण को लिखो। तो इसका अंतःखंड का समीकरण का रूप क्या होता है हमारे पास, वो समीकरण का फॉर्मूला होता है कौन सा, एक्स अपॉन ए प्लस के वाई अपॉन बी और प्लस के जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। ये इसने हमारे पास फॉर्मूला पूछा था, जो कि हमने लिखकर दिखा दिया आपको। तो एक लास्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे जो हमारे पास बीच की दूरी के लिए होता है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 2017 में पूछा गया था हमसे क्वेश्चन नंबर 9। तो 2017 का एक क्वेश्चन है, 18 पूछा गया हो, लेकिन वहाँ पर डिजिट अलग कर दी गए थे 2018 में। तो मैं 2017 वाला डिजिट ले लेता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन में। तो क्या पूछेगा तुम्हारे पास, और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हमें, क्या क्वेश्चन, बिंदुओं तीन कोमा 4 माइनस के 7 तथा 7 कोमा माइनस के 2 कोमा 4 के बीच की दूरी क्या करनी है, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बिंदु दे दिया हमें हमारे पास 3 कोमा 4 माइनस के 7 कोमा तथा 7 कोमा माइनस के 2 कोमा 4 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाकर इसमें इसकी बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। और यह क्वेश्चन हमें 2017 और 18 और 19 में भी लगातार पूछा गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, शायद इस वर्ष ही पूछ लिया जाए। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, ठीक है। तो करते हैं इसको। तो दोस्तों हमने क्या कहा था, फॉर्मूला लगाओ। तो अब जो हमारे पास बिंदु है, हमारे पास एक बिंदु ये है और एक ये है, तो मैं क्या मान लेता हूँ उसको, बिंदु P बराबर मान लेता हूँ पहले बिंदु को। तो बिंदु P बराबर कितना हो जाएगा, 3 कोमा 4 कोमा माइनस के 7, ठीक है। उसको Q बराबर मान लेता हूँ 7 कोमा माइनस के 2 कोमा 4, हो गया इतना। अब इसको हम क्या कर लिखते हैं, x1 और ये y1 और ये z1, यहाँ पर ये x2 और ये y2 और ये z2, हो गया इतना मान हमारे पास। अब इतना होने के बाद हमारे पास बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, PQ बराबर वर्गमूल में क्या क्या, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगाकर y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस के z1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ। तो x2 का मान कितना हमारे पास 7 माइनस x1 का मान कितना 3, ओके, फिर प्लस y2 कितना माइनस के 2 और y1 का मान कितना 4, तो उसका स्क्वायर प्लस z2 कितना हमारे पास 4 और z1 कितना 7 माइनस के, तो माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा पूरे का वर्गमूल। अब 7 और 3 10, 10 का स्क्वायर कितना आता है 100 प्लस 4 2 6 का स्क्वायर कितना आता है 36 प्लस 7 4 11 11 का स्क्वायर कितना आता है 121, उसका वर्गमूल। जब इसको ऐड करें कितना होगा, 6 और 1 7 और ये 3 और 2 5 हो जाएगा और 1 और 2, तो 257 इसका क्या आ जाएगा, बीच की दूरी आ जाएगा अंडर रूट में। शायद ये किसी वर्गमूल से तो नहीं कटनेगी। तो इसी के साथ यह क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
जय हिंद जय भारत। और जो हमने क्वेश्चन करे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस वर्ष के लिए, तो ध्यान से करना ना भूले। और 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन हमने कर दिखाए। तो और कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन डेफिनेशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं हर वर्ष, लेकिन पिछले वर्ष नहीं पूछे गए थे। क्या अब तक क्यों नहीं पूछे, लेकिन पूछे जाते हैं। तो बाजा क्वेश्चन ऐसा होता है जो हर वर्ष रिपीट होता है, तो हो सकता है रिपीट बाय रिपीट हो जाए इस साल। तो उम्मीद है यह क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।